कैथरीन एक ऐसी खूबसूरत और हवस से भरी लड़की जिसके पति का कमजोर गन्ना होने के कारण उसकी गुफा की गर्मी कभी भी शांत नहीं हो पाती। तभी एक दिन कैथरीन और उसके एक नौकर के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो उसके गन्ने की दीवानी बन जाती है और दिन रात फिर उसकी सवारी करके अपनी प्यासी गुफा की प्यास को बुझाने लगती है। कहानी की शुरुआत एक जवान लड़की कैथरीन से होती है जिसकी शादी हाल ही में एक ऐसे आदमी से कर दी जाती है जो उससे उम्र में काफी बड़ा होता है। शादी की पहली रात उसके पास एक नौकरानी आती है, अन्ना, जो उसे सुलाने की तैयारी करती है। जब सब चले जाते हैं तो कैथरीन बेचैनी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। तभी उसका पति कमरे में आ जाता है, जिसका नाम अलेक्जेंडर होता है। पहली ही मुलाकात में वो अपना हुक्म उस पर चलाने लगता है। कहता है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, यही रहोगी बस। फिर उसे हुक्म देता है, अपना नाइट गाउन उतारो, और बत्ती बुझाकर उसकी बंद गुफा में धमाके करने लगता है, लेकिन जल्दी ही थक कर गहरी नींद में सो जाता है। कैथरीन ने कभी सोचा भी नहीं था एक नई जिंदगी की शुरुआत ऐसी होगी। अगली सुबह वही ठंडापन जारी रहता है। कैथरीन के चेहरे पर अब भी वही सन्नाटा छाया रहता है। उसका दिन खिड़की पर बैठकर बस बाहर झांकते हुए गुजरता है। ना कोई बात, ना कोई मुस्कान। उसकी जिंदगी अब बस दो चीजों में सिमट गई होती है, बाहर का नजारा और फायरप्लेस की लौ। अक्सर वहीं बैठे बैठे वो नींद में खो जाती है, जैसे समय ने उसे धीरे धीरे जकड़ लिया हो। तभी एक शाम जब सब डिनर पर थे, कैथरीन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके इस छोटे से कदम पर भी हंगामा मच जाता है। बोरिस, अलेक्जेंडर का पिता, गुस्से में कहता है, अपने पति का इंतजार करो। वो चिल्लाता है और अन्ना को आदेश देता है कि वो उसकी निगरानी करे। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर नशे में धुत होकर कमरे में आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में ममता नहीं, बस हक का अहंकार होता है। वो हुक्म देता है, अपना गाउन उतारो। कैथरीन चुपचाप फायरप्लेस के पास जाकर दीवार की तरफ मुंह कर लेती है और गाउन उतारने लगती है, जिसके बाद अलेक्जेंडर जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है, लेकिन आज भी जल्दी थक कर सो जाता है, जिसके कारण कैथरीन को भी अपनी अधूरी प्यास के साथ सोना पड़ता है। अगली सुबह टूटी हुई खाली नजरों के साथ वो बस इतना पूछती है, बोरिस, मेरे पति कहाँ है? बूढ़ा आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, खदान में विस्फोट हुआ है। अलेक्जेंडर वही गया है और मैं भी कल कारोबार के सिलसिले में निकल रहा हूँ। उस पल कैथरीन के दिल में पहली बार एक अलग सी हलचल होती है। वो समझ जाती है कि अब कुछ दिनों के लिए वो बिल्कुल अकेली होगी। जैसे ही बोरिस रवाना होता है, कैथरीन धीरे से बाहर निकलती है। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह जब अन्ना और दूसरी नौकरानी बाहर जाती हैं, कैथरीन हमेशा की तरह फायरप्लेस के पास बैठी रहती है। तभी कुछ अजीब आवाजें उसे चौंका देती हैं। वो बाहर निकलती है और आवाजों का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे तक पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर वो गुस्सा और हैरान दोनों हो जाती है। मजदूरों का एक झुंड और बीच में अन्ना चादर में लिपटी हुई हवा में झूल रही होती है। पास खड़ा सेबेस्टियन हंसते हुए कहता है, हम सुअर तोल रहे हैं। कैथरीन गुस्से में चिल्लाती है, उसे नीचे उतारो। सब हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम लोगों ने अलेक्जेंडर का समय और पैसा बर्बाद किया है, अब मैं खुद तुम्हारी निगरानी करूंगी। उस रात वो सो नहीं पाती। सुबह जब वो टहलने निकलती है तो फिर से सेबेस्टियन से उसका सामना हो जाता है। उसकी शरारती नजरों और बातों को नजरअंदाज करते हुए कैथरीन हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। तभी रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने सेबेस्टियन खड़ा होता है, जिसकी आंखों में हवस साफ झलक रही होती है। कैथरीन जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन जबरदस्ती अंदर आ जाता है और दीवार के कोने में उसे घेर कर उसके होठों का स्वाद चखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कैथरीन पूरी ताकत से उसे धक्का दे देती है, पर उसकी सांसें तेज और दिल जोरों से धड़क रहा होता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो भी खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाती। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है, जिसके बाद सेबेस्टियन जानवरों की तरह पूरी रात उसकी गुफा में धमाके करके उसका पानी निकाल देता है। अगली सुबह वो मुस्कुराते हुए जागती है। शायद अपने जीवन में पहली बार उसे इतनी खुशी मिली थी। उस दिन से हर रात वो और सेबेस्टियन चोरी छिपे मिलने लगे। कभी कैथरीन
उसकी बांसुरी बजाती तो कभी सेबेस्टियन बेरहमी से उसकी गुफा में खुदाई करके उसकी गुफा को सुरंग बना देता। तभी एक सुबह जब अन्ना जंगल में मशरूम तोड़ रही होती है, उसकी नजर सेबेस्टियन पर पड़ती है जो अपने कुत्तों को टहला रहा होता है। अन्ना मुस्कुराकर कहती है, ऐसे रिश्ते कभी अच्छा अंत नहीं पाते। सेबेस्टियन ठंडे स्वर में जवाब देता है, अपनी जुबान संभालो, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। उस रात सेबेस्टियन फिर कैथरीन के कमरे में आ जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं, बिना ये जाने कि दरवाजे के बाहर छेद से झांकती अन्ना सब देख रही है। सुबह होते ही अन्ना खिड़कियां खोलती है और धीरे से कहती है, बोरिस वापस आ गए हैं। शाम के खाने पर बोरिस अन्ना से शैंपेन मांगता है, लेकिन कैथरीन ने पहले ही पूरी बोतल पी ली होती है। अन्ना चुप रहती है, अपनी मालकिन की गलती नहीं बताती, लेकिन बोरिस उसकी खामोशी को अपमान समझता है। गुस्से में वो अन्ना को कुत्ते की तरह चलने के लिए हुक्म देता है। लेकिन जब बोरिस को कैथरीन और सेबेस्टियन के रिश्ते की भनक लगती है तो वो तूफान की तरह अस्तबल पहुंचता है और सेबेस्टियन को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और बंदी बना लेता है। कैथरीन जब ये सुनती है तो वो गुस्से से चिल्लाती है, उसे छोड़ दो। लेकिन बोरिस उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, पर वो चुप नहीं रहती। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार बोरिस अपने कमरे में चला जाता है। रात को वो अन्ना को अपने पास बुलाती है, मेरे साथ बैठो, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। दरवाजे को कुर्सी से अड्डा देती है, दोनों साथ बैठती हैं। तभी दरवाजे पर बोरिस की भारी आवाज गूंजती है, दरवाजा खोलो, तबीयत ठीक नहीं लग रही। कैथरीन की आंखों में ठंडक उतर आती है। वो अन्ना से कहती है, दरवाजा मत खोलना। दरवाजे पर दस्तक और चिल्लाहट, अचानक सब थम जाती है। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर कैथरीन धीरे से कहती है, अन्ना डॉक्टर को बुलाओ, और खुद भागती हुई अस्तबल की ओर निकल पड़ती है जहाँ सेबेस्टियन को बंद किया गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पहुंचता है, लेकिन बस एक नजर डालकर सिर झुका देता है। बोरिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ समय बाद कैथरीन को अलेक्जेंडर का पत्र मिलता है जिसमें वो लिखता है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाएगा। कैथरीन जानती थी कि नफरत का नहीं, सुकून का इजहार है। उसने अपने पिता से कभी भी प्यार नहीं किया था, बस डरता रहा था। बोरिस के दफन होने के बाद कैथरीन अब सेबेस्टियन से खुलेआम मिलने लगती है। अब दिन में भी वो उसके गने की सवारी करने लगती और सेबेस्टियन भी उसकी गुफा में धमाके करके उसे तोड़ देता था। नौकरानियां बातें करती हैं, मालिक की मौत यूं अचानक कैसे हुई। दूसरी तरफ अन्ना खुद को दोष देती है क्योंकि बोरिस ने वही मशरूम खाया था जो उस दिन उसने तोड़ा था। कैथरीन मुस्कुराती है, सेबेस्टियन से कहती है, चिंता मत करो, अन्ना कुछ नहीं कहेगी, उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। फिर वो झुककर धीरे से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मौत भी आए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी एक रात कैथरीन अचानक किसी आवाज से जाग जाती है। खिड़की से झांकती है तो नीचे अलेक्जेंडर का घोड़ा खड़ा हुआ होता है। वो घबराकर सेबेस्टियन को जगाती है और कहती है, पीछे वाले कमरे में जाओ जल्दी से, और खुद शांत चेहरे के साथ दरवाजे पर इंतजार करने लगती है। जैसे ही अलेक्जेंडर कमरे में आता है, मैंने घोड़े की आवाज सुनी थी इसलिए जाग गई, कैथरीन ठंडे स्वर में कहती है। अलेक्जेंडर की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। वो अब वैसी नहीं दिखती जैसी वो छोड़कर गया था। उसके शरीर में एक हल्का सा बदलाव था। कैथरीन चाय बनाने लगती है। तभी अलेक्जेंडर कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारा और उस नौकर का रिश्ता। वो मेज पर हाथ पटकता है और कहता है, मैं उसे इस घर में ही दफना दूंगा। अब जब अलेक्जेंडर सब जान ही चुका था, कैथरीन भी बिना देरी किए पीछे वाले कमरे में जाती है और सेबेस्टियन को बाहर ले आती है, जिसके बाद उसे बिस्तर पर बैठाकर उसके आधे कपड़े खुल देती है और अलेक्जेंडर के सामने ही तेजी से उसके डंडे की सवारी करने लगती है, जिसे देखकर अब अलेक्जेंडर का गुस्सा फट पड़ता है। वो सेबेस्टियन पर टूट पड़ता है। तभी कैथरीन की नजर पास रखे फावड़े पर पड़ जाती है और एक ही बार में अलेक्जेंडर जमीन पर गिर पड़ता है। सेबेस्टियन कांपते हाथों से अलेक्जेंडर की लाश को उठाता है और जंगल में दफना देता है। कैथरीन पीछे पीछे जाती है, अपने पति के घोड़े को भी वहीं ले जाकर मार देती है ताकि कोई निशान बाकी न रहे। उस रात से सेबेस्टियन की नींद गायब ही हो जाती है, पर कैथरीन उसे समझाती है, उसने पहले तुम्हें मारने की ठानी थी, हमने सिर्फ अपना बचाव किया। वो मुस्कुराती है और कहती है, अब हम आजाद हैं, अब हम सच में खुश रह सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये सन्नाटा टूट जाता है। एक औरत हवेली में आ जाती है जिसका नाम एग्नेस होता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, टेडी। वो बताती है कि टेडी अलेक्जेंडर लेस्टर जूनियर का बेटा है और इस घर का असली वारिस। कैथरीन सन्न रह जाती है। वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है, पर तभी एग्नेस उसके सामने कागज रख देती है, कानूनी दस्तावेज जो उसकी बात को सच साबित करते हैं। सेबेस्टियन को शक होता है कि ये झूठ बोल रही है। अलेक्जेंडर उसे गर्भवती नहीं कर सकता था,
लेकिन चाहे सच हो या झूठ, अब वो दोनों भी हवेली में रहने लगे थे। धीरे धीरे सेबेस्टियन अब कैथरीन से दूर होने लगता है। वो कहता है, अब बहुत हुआ। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो ये बच्चा भी सब कुछ खो देगा। और नजरें फेर लेता है, जब तक वो यहाँ है हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह के समय कैथरीन खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसकी नजर सेबेस्टियन पर पड़ जाती है, जो आना के साथ टहल रहा होता है मुस्कुराता हुआ। कैथरीन के चेहरे पर अब जलन साफ झलकने लगती है। वो गुस्से में बाहर निकलती है। तभी टेडी उसकी ड्रेस खींच देता है, जिसे देखकर वो झटके से टेडी को धक्का दे देती है, जिसके बाद टेडी रोता हुआ वहां से भाग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद आना आती है, घबराई हुई कहती है, मैडम टेडी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पूरा स्टाफ उसे ढूंढने लगता है। सेबेस्टियन दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंच जाता है, जहाँ टेडी अकेला खतरनाक झरने के पास खड़ा हुआ होता है। पानी की तेज आवाज में कुछ पल के लिए सेबेस्टियन की नजर टेडी पर टिक जाती है। तभी एक पल को उसके दिमाग में एक गंदा ख्याल आता है, अगर ये बच्चा ना रहे तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसका ज़मीर उसे रोक देता है और बच्चे को गोद में उठाकर उसे घर वापस लाता है। घर पहुंचते ही एग्नेस फट पड़ती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ गया। बेइज्जत और टूटा हुआ सेबेस्टियन कमरे से निकल जाता है। रात को वो कैथरीन से कहता है, मेरे पास मौका था, मैं कर सकता था, पर मैंने उसे नहीं मारा। तभी कैथरीन धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अभी देर नहीं हुई है। मौका देखकर वो रात के सन्नाटे में एग्नेस के कमरे में जाती है, जहां वो टेडी के पास बैठी हुई होती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम थक गई हो, अब थोड़ा आराम कर लो, मैं देख लूंगी बच्चे को। एग्नेस भी भरोसे में आकर चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कैथरीन खिड़की खोल देती है, जहां से सेबेस्टियन अंदर आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते रहते हैं, बिना कुछ कहे। फिर धीरे धीरे वे टेडी के ऊपर झुकते हैं और तकिए से उसका मुंह दबा देते हैं। सुबह तक कैथरीन वहीं बैठी रहती है, टेडी के शरीर के पास, बिल्कुल शांत। आना जैसे ही कमरे में घुसती है, वो चीख उठती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपराध के बोझ के नीचे दबा हुआ अलेक्जेंडर की कब्र पर जाता है और घुटनों पर गिरकर रो पड़ता है, अपनी आत्मा पर जैसे बोझ रख दिया हो। फिर वो भागता हुआ हवेली लौटता है, जहाँ कैथरीन ने पहले से ही कहानी बना ली थी। वो डॉक्टर को समझाती है, मैं तो बस सो गई थी, जब जागी तो वो सांस नहीं ले रहा था। डॉक्टर बच्चे के शरीर पर पड़े निशान देखकर पूछता है, क्या कोई कमरे में आया था मिसेस लेस्टर? उसी वक्त कमरे में सेबेस्टियन आ जाता है और हाँफते हुए बोलता है, बस अब और झूठ नहीं। कैथरीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सेबेस्टियन सबके सामने सच उगल देता है। डॉक्टर और डिटेक्टिव के सामने वो अपने और कैथरीन दोनों के गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि कैसे उन्होंने अलेक्जेंडर की हत्या की थी और कैसे बोरिस को जहरीले मशरूम खिलाकर मारा गया था। ये देखकर कैथरीन चीख उठती है, कहती है, ये सब झूठ है। उसकी आवाज अब कांपने लगती है, लेकिन नजरों में अभी भी वो ठंडी चालाकी बाकी होती है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मशरूम तो हमेशा आना ही चुना करती थी और सेबेस्टियन भी उसके साथ जंगल जाता था। हो सकता है उसने ही जहर मिलाया हो। आखिरकार बोरिस ने उसे मारा था, उसे बांध कर रखा था। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें अब आना पर टिक जाती हैं, लेकिन वो वहीं खड़ी हुई पूरी तरह चुप रहती हैं। उस दिन के बाद से वो बोल ही नहीं पाई थी। उसकी जुबान जैसे डर से पत्थर बन गई थी। नतीजा साफ निकल जाता है। अदालत का फैसला आता है और आना और सेबेस्टियन दोनों को सख्त मजदूरी की सजा दी जाती है। हवेली के बाकी नौकर भी अब एक एक कर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हवेली अब बिल्कुल खाली रह जाती है। चारों ओर बस सन्नाटा और बीच में अकेली गर्भवती कैथरीन, जिसकी आंखों में अब भी वही ठंडा सुकून होता है, जैसे सब कुछ उसने ही रचा हो। और यहीं पर खत्म होती है लेडी मैकबेथ की ये चालाकी से भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।